हेलो फ्रेंड्स, एमपीपीएससी नोट्स विद सपना में आपका स्वागत है। आज हम यूनिट 3 के अंतर्गत ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव से संबंधित क्वेश्चन आंसर देखेंगे। यह टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव। इससे कई क्वेश्चन पूर्व की मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन रहा है ब्रिटिश शासन का भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा। 2024 में मुख्य परीक्षा में आया 200 वर्ड्स में। और 2022 का क्वेश्चन है भारत पर ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। यह भी 200 वर्ड्स में आया है। और 2019 में आया है ब्रिटानी शासक ने भारत में दरिद्रता को बढ़ाया, इस कथन के तथ्यों के प्रकाश में समीक्षा कीजिए। 2019 का ही क्वेश्चन है भारतीय उद्योग और व्यापार पर ब्रिटिश शासन के प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस तरह से कई क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है भारत में परंपरागत कुटीर उद्योगों के पतन के कारण लिखिए। 2020 में 50 शब्दों में यह आंसर लिखने आया है। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। मैंने एक लॉन्ग आंसर बनाया है जिससे इस तरह के आए हुए सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल जाएगा। हमारा प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन का विस्तृत प्रभाव की विवेचना कीजिए। ब्रिटिश शासन के विस्तृत प्रभाव की विवेचना, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से भारत के सभी आर्थिक संसाधनों पर अंग्रेजों का एकाधिकार स्थापित हो गया। ब्रिटिश शासन के भू स्वामित्व के नए स्वरूप व भू राजस्व के नए तरीकों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ही नुकसान हुआ। अब हम इसके प्रभाव देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे पहले अनौद्योगिकरण हुआ, भारतीय शिल्प का ह्रास हुआ, अंग्रेजी माल का भारतीय बाजार में आने से भारतीय हस्तशिल्प का भारत में ह्रास हुआ, जबकि कारखानों के खुलने से यूरोपीय बाजार में भारतीय हस्तशिल्प को नुकसान हुआ। भारत में अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गांवों की तरफ पलायन का मुख्य कारण अनौद्योगिकरण था। भारत के उद्योग नष्ट हो गए क्योंकि नए कारखाने खुल गए, जिससे यूरोपीय बाजार में कारखाने खुलने से भारतीय हस्तशिल्प को नुकसान पहुंचा। अब भारत एक संपूर्ण निर्यातक देश से संपूर्ण आयातक देश बन गया। नेक्स्ट है कृषकों की बढ़ती हुई दरिद्रता। इसने ब्रिटिश अर्थव्यवस्था से जमींदारों का शोषण होने लगा। जमींदारों के शोषण से किसानों में दरिद्रता हुई। जमीन द्वारा शोषण करने से जमीन की उर्वरता बढ़ाने में सरकार द्वारा पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। यह प्रमुख दरिद्रता के कारण है। ऋण के लिए सूदखोरों पर निर्भरता हुई और अकाल और अन्य प्राकृतिक आपदाएं हुई, जिससे कृषकों की दरिद्रता बढ़ती गई। तीसरा है पुराने जमींदारों की तबाही तथा नई जमींदारी व्यवस्था का उदय हुआ। नेक्स्ट प्रभाव कृषि में स्थिरता आई और उत्पादकता में कमी होने लगी। किसानों में धन, तकनीक एवं कृषि से संबंधित शिक्षा का अभाव था, जिसके कारण भारतीय कृषि का धीरे धीरे पतन होने लगा और उत्पादकता में कमी आने लगी। कृषि का वाणिज्यीकरण होने लगा। कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए निम्न कारक जिम्मेदार थे, जैसे कि मुद्रा व्यवस्था का प्रसार, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभ्युदय, देशी एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि, रेलवे एवं संचार के साधनों का विकास। इन सभी कारणों से कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। वाणिज्यीकरण होने से कुछ विशेष प्रकार की फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा। भूमि कर अत्यधिक होने से किसान इसे अदा करने में असमर्थ थे तथा मजबूरन से वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करना पड़ता था। कृषि मूल्यों पर विदेशी उतार चढ़ाव का भी प्रभाव पड़ने लगा। इस तरह से कृषि के वाणिज्यीकरण से किसानों को नुकसान हुआ। नेक्स्ट है आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, जैसे कि 1853 में भारत की पहली सूती मिल कवासजी नाना भाई द्वारा मुंबई में स्थापित।
1855 में पहली जूट मिल रिसरा में स्थापित हुई। इस तरह से आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। आधुनिक उद्योग के विकास के प्रमुख कारण भारत में सस्ते श्रम की उपलब्धता थी, कच्चे और तैयार माल की उपलब्धता, भारत एवं पड़ोसी देशों में बाजार की उपलब्धता, पूंजी निवेश के अनुकूल दशाएं, नौकरशाहियों द्वारा उद्योगपतियों को समर्थन देने की दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ वस्तुओं के आयात पर लाभप्रद अवसर आदि से आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ। आर्थिक विकास हुआ। आर्थिक विकास के अंतर्गत भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैंड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, इसे ही आर्थिक विकास कहा गया। भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा जो जनता के उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं था और इंग्लैंड में उसका प्रवाह हो रहा था। आर्थिक विकास के क्या क्या तत्व थे? अंग्रेज प्रशासनिक और सैनिक अधिकारियों के वेतन, भारत द्वारा विदेशों से लिए गए ऋण का ब्याज, सामरिक एवं सैन्य विभाग के लिए विदेशों से खरीदी गई वस्तुएं, नौवहन कंपनियों को की गई अदायगी तथा विदेशी बैंकों तथा बीमा कंपनियों को दिया गया धन, गृह व्यय, ईस्ट इंडिया कंपनी के भागीदारों का लाभांश, यह सब प्रमुख कारण थे जिससे हमारे देश से धन निकलकर विदेशों में जा रहा था। नेक्स्ट है पॉइंट, अकाल और गरीबी। प्राकृतिक विपदा इसका प्रमुख कारण था। इसी प्रभाव से अकाल के दिनों में चारे के अभाव में पशुओं की मृत्यु हो जाती थी। पशुओं एवं संसाधनों के अभाव में किसान कई बार खेती नहीं कर पाते थे और वह दरिद्रता के जाल में फंस जाते थे। इस प्रकार से यह हमारे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव रहे। कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे। जैसे अनौद्योगिकरण हुआ, कृषकों की दरिद्रता बढ़ी, पुराने जमींदारों की तबाही हुई और स्थिरता हुई, उत्पादन में कमी हुई, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, आधुनिक उद्योगों का विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ। अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्षता कहा जा सकता है ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया गया क्योंकि इससे हमें नुकसान ज्यादा थे और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया। दादा भाई नौरोजी ने धन की प्रवाह को अनिष्टों का अनिष्ट कहा तथा इसे ही यहाँ भयंकर गरीबी के कारण बताया। अंग्रेजों द्वारा कुछ प्रगतिशील कार्य किए भी गए तो उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश सत्ता को बढ़ाना ही था। भारत की आर्थिक प्रगति से कोई सारोकार नहीं था। इस तरह से हम अपना निष्कर्ष लिखते हुए अपने आंसर्स को पूर्ण करेंगे। कई सारे हमारे आंसर क्वेश्चंस के आंसर्स कवर हो जाएंगे। पूरे आंसर्स को आप तैयार कीजिए। आपको छोटे छोटे आंसर्स को अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चूंकि अब हमारे टॉपिक में है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज पर प्रभाव, तो हमने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखा भी। हम देखते हैं ब्रिटिश शासन ने समाज पर क्या प्रभाव डाले। ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। ब्रिटिश शासन ने भारत में शिक्षा, सामाजिक प्रथाओं, बुनियादी ढांचे और संचार प्रणालियों में सकारात्मक असर डाले। वहीं जाति आधारित जनगणना, भू राजस्व व्यवस्था और भेदभावपूर्ण कानूनों से सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दिया। इस तरह से हम अपना परिचय देंगे। अब हम इस सकारात्मक प्रभाव लिखेंगे और नकारात्मक प्रभाव। सबसे पहले देखते हैं सकारात्मक प्रभाव। 1872 के कानून के तहत अंतर जातीय और अंतर सांप्रदायिक विवाह को वैध बनाया और गुलामी को अवैध घोषित कर दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वारा नरबली को प्रतिबंधित किया गया। रेलवे के विकास ने राष्ट्रीय जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में कानून और न्याय की नई प्रणाली की शुरुआत की गई। दीवानी और फौजदारी अदालतों का एक पदानुक्रम स्थापित किया गया। यूरोप में हुए सुधार आंदोलन से स्वतंत्रता समानता के नए विचारों की उत्पत्ति हुई। इस तरह से समाज में सकारात्मक प्रभाव रहे ब्रिटिश शासन द्वारा। कुछ नकारात्मक प्रभाव भी थे, जैसे कि अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई पश्चिमी शिक्षा प्रणाली ने अंग्रेजी शिक्षित अभिजात वर्ग का एक नया वर्ग तैयार किया जिसने सामाजिक असमानताओं को और बढ़ा दी। श्रमिकों के शोषण पर आधारित अकाल नीति से समाज में असंतोष व्याप्त हुआ। उनकी अकाल नीति थी उससे श्रमिकों को कार्य के दिवस घंटे से ही मतलब था। उन्हें उनके स्वास्थ्य और किसी भी चीज से मतलब नहीं था। इससे समाज में उनका शोषण होने लगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया, प्रेस, जनसंचार साधन आदि का भी संकुचित विकास हुआ। सिविल सेवाओं की परीक्षा में भारतीयों को योग्य नहीं समझा जाता था, जिससे भारतीय समाज में हीन भावना की उत्पत्ति हुई। हमारे नकारात्मक प्रभाव रहे। इस तरह से हम अपने आंसर पर
समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को लिखते हुए हम निष्कर्ष लिख देंगे कि ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज पर कुछ सकारात्मक प्रभाव डाले तो कुछ नकारात्मक असर डाले। सकारात्मक प्रभाव आज भी हमारे देश में कानून के रूप में विद्यमान है। इस तरह से हम अपने आंसर को पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मजदूर आंदोलन। ये हमने कल कुछ प्रमुख आंदोलनों के बारे में कुछ कृषक और जनजातीय आंदोलन पढ़े थे। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन थे, जैसे मजदूर आंदोलन। इसमें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुई। इसमें 1926 में व्यापार संघ अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया कि हड़ताल करना श्रमिक संघों का वैधानिक अधिकार है। 1929 में श्रमिक विवाद अधिनियम आया। इसमें डाक, रेलवे, पानी और बिजली जैसी सार्वजनिक सेवाओं में हड़ताल से 1 महीने पहले प्रत्येक श्रमिक को लिखित सूचना देना पड़ती थी। 1926 में 27 में इसका विभाजन हो गया अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का सुधारवादी और क्रांतिकारी में। नेक्स्ट है अहमदाबाद में हड़ताल 1918 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में गुजरात में हुई। इसमें मजदूरों को पारिश्रमिक 35% बढ़ाने हेतु हड़ताल हुई। अंततः 21 दिन की हड़ताल के बाद मिल मालिकों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। कुछ अन्य प्रमुख विद्रोह हैं, जैसे कि सन्यासी विद्रोह पूर्व में पूछे गए हैं 3 मार्क्स में। हम देखेंगे 1770-80 में बंगाल में हुआ था। ये जो सन्यासी थे, अधिकांश सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। केरल सरकार ने इसका नेतृत्व किया था। इसके प्रमुख कारण भीषण अकाल, तीर्थों पर लगे प्रतिबंध थे। आनंद मठ में इसकी विस्तृत जानकारी मिलती है और वारेन हेस्टिंग ने इस विद्रोह को कुचल दिया था। ये सन्यासी विद्रोही थे जो गुरिल्ला तकनीक से आक्रमण करते थे। नेक्स्ट है फकीर विद्रोह। इसमें मजनू शाह, चिराग अली शाह और हिंदुओं में भवानी पाठक, देवी चौधरानी इसके प्रमुख नेता थे। यह घुमक्कड़ मुसलमानों को धार्मिक फकीरों द्वारा चलाया गया विद्रोह था। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33 में उत्तर पूर्व भारत में गारो जनजाति द्वारा। इसका नेता टीपू था, जो कि बाउल संप्रदाय का था। यह सत्य समांतर भाईचारे सिद्धांत का अनुयायी था। बहावी आंदोलन 1820 से 1870 बिहार बंगाल में हुआ। बरेली के सैयद अहमद बरेलवी इसके प्रमुख थे और इसके बाद बिहार में ही लियाकत अली ने सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद यह विद्रोह संभाला और बंगाल में तीतुमीर और दूदू मियां ने इसका नेतृत्व किया। यह एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों को खदेड़कर मुस्लिम राज्य स्थापित करना। अन्य विद्रोह प्रमुख हैं रामोशी विद्रोह पश्चिम भारत में हुआ। चित्तूर सिंह और मांझी इसके नेता थे। भूमिकर के विरुद्ध था। गडकरी विद्रोह बाबाजी अहिरकर और कौन सावंत बड़े भूरा जिसकी वसूली के विरुद्ध था। वेलुथम्पी त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी द्वारा किया गया। इसमें सहायक संधि द्वारा त्रावणकोर राज्य पर भारी वित्तीय बोझ एवं दीवान की गद्दी छीनने से विद्रोह हुआ। किट्टूर चिन्नवा विद्रोह चिन्नवा रानी ने किया था। इसका कारण था कि इन्होंने इनकी गोडली किट्टूर जो थे, इनके पति थे, इनके उत्तराधिकारी को मान्यता देने से मना कर दिया। अतः रानी ने विद्रोह कर दिया रामप्पा की सहायता से। पाइक विद्रोह उड़ीसा में हुआ। जगबंधु इसके प्रमुख थे। पाइक लगान मुक्ति भूमि पाइक जो थे मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक थे। लगान मुक्त भूमि जो होती है उसका उपयोग करते थे। इन्होंने अंग्रेजी सेना को पराजित कर पूरी पर अधिकार कर लिया था। पावना विद्रोह था, ईशान चंद्र शंभुपाल ने किया है। इसका मुख्य उद्देश्य था साहूकारों और ऋणदाताओं के पास रखे हुए ऋण पत्रों और दस्तावेजों को नष्ट करना। अंततः बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया इनके पक्ष में। कोया विद्रोह उड़ीसा में हुआ, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में। इसके टोम्पा सोरा इसके प्रमुख नेता थे पहले चरण के। दूसरे चरण के अनंत सैयद थे और इन्होंने राम सेतु राम की सेना का गठन किया। इसका प्रमुख केंद्र था चौड़वरम, विदम्बा प्रदेश में है। इसके प्रमुख 3 कारण थे। पहला था जंगलों पर आदिवासियों के परंपरागत अधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समाप्त किया गया। पुलिस की ज्यादतियां होने लगी। साहूकारों द्वारा उत्पीड़न शोषण हुआ और ताड़ी के घरेलू उत्पादन पर आबकारी अधिनियम लागू किया गया। चेरो विद्रोह बिहार के पलामू जिले में हुआ। यह भूषण सिंह के नेतृत्व में हुआ। कुर्ग विद्रोह दक्षिण भारत के कुर्गवासियों द्वारा वीर राजा इसका नेतृत्व करते थे और वीर राजा द्वारा आत्मसमर्पण के साथ अंग्रेजों का कब्जा हो गया। इस तरह से हमारे कुछ प्रमुख विद्रोह हैं 2 मार्क्स में या प्री की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके नेतृत्वकर्ता और किस वर्ष हुआ, किस स्थान पर हुआ, यह हमें याद रखना होगा।
तो आज हमने मजदूर आंदोलन, कुछ प्रमुख विद्रोह और ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर प्रभाव और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव देखा। कल हम यूनिट 3 के अंतर्गत 1857 की क्रांति और प्रमुख राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।